वापस आ गए हैं ब्रेक से। स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है ना? यस सर। अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें देखी है, हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन देखी है कि हमारे पास रेजिक्स वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हम कोई भी नंबर का डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं रेजिक्स के थ्रू। ठीक है, फिर हमने सेगमेंट्स देखे कि हम असेंबली लैंग्वेज का कोई भी कोड करेंगे तो उसमें हम सेगमेंट वाइज कोड करते हैं। हमने कोई भी वेरिएबल्स या रजिस्टर्स को इनिशियलाइज कराना है तो हम डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर उसका कोड करेंगे। कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लिखना होगा जिसमें जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी जिसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो हम डॉट कोड सेगमेंट के अंदर कर रहे होंगे। इस तरीके से डॉट स्टैक है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, ये हम किचन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमने डेटा रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट देखा कि हमारे पास असेंबली हमें असेंबली लैंग्वेज कौन कौन से डेटा रजिस्टर्स प्रोवाइड करती है जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वो कितने कितने बिट के हैं। हमने देखा हमारे पास 32 बिट के 4 रजिस्टर्स हैं, ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, और 16 बिट के 4 रजिस्टर्स हैं, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, और 8 बिट के हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं क्योंकि हमने 16 को 2 में डिवाइड किया तो 8 बिट के 8 रजिस्टर्स आ गए। ठीक है, ए एच, बी एच, सी एच, डी एच, ए एल, बी एल, सी एल और डी एल। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया था। फिर हमने ये भी देख लिया कि एक्यूमुलेटर किस तरह का डेटा स्टोर करता है, इनपुट आउटपुट का अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कराने के लिए ये वाले रजिस्टर ए एक्स यानी कि एक्यूमुलेटर का रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। बी एक्स हम इंडेक्स स्टोर कराने के लिए, सी एक्स जो है वो काउंटर यानी कि लूप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डी एक्स भी सेव ए एक्स जैसा काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर एयरवाइन के, ताकि इसके बाद हम कुछ कोड भी यहाँ पर करके देख सकें। अभी ये बस ये हम बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहा है, देयर आर मैनी प्री डिफाइंड फंक्शंस इन एयरवाइन गिव्स अस बट मोस्ट ऑफ द बट वी यूज फंक्शंस एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, कॉल राइट इंटीजर। ठीक है, तो कॉल राइट इंटीजर बेसिकली क्या कर रहा है, आप कॉल के साथ राइट इंटीजर भी कर सकते हैं, राइट बाइनरी भी कर सकते हैं, राइट डेसिमल भी, राइट हेक्साडेसिमल। अब कॉल क्या करेगा कि आपके ई एक्स रजिस्टर यानी कि ई एक्स रजिस्टर में कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है। अब अगर तो वो इंटीजर वैल्यू है तो आप लिखेंगे कॉल राइट इंटीजर। तो इस लाइन को कॉल राइट इंटीजर लिखने से पहले अगर आपने कोई भी ई एक्स रजिस्टर का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है तो उसको ये आउटपुट स्क्रीन पर राइट कर देगा यानी कि राइट इंटीजर। ठीक है, अगर बाइनरी वैल्यू उसमें स्टोर्ड है तो आप कहें कॉल राइट बाइनरी, तो वो बाइनरी वैल्यू को आपके बाइनरी फॉर्मेट के अंदर ही आउटपुट स्क्रीन पर राइट कर देगा। डेसिमल है तो आप कर दें कॉल राइट डेसिमल, हेक्सा है तो कॉल राइट हेक्सा। तो ये कॉल का फंक्शन है, आप राइट इंटीजर भी, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल या हेक्सा डेसिमल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कि आपकी ए एक्स या एक्यूमुलेटर के अंदर ई एक्स में क्या वैल्यू रखी है। तो उसको अगर आपने स्क्रीन पर राइट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पर उस वैल्यू को, तो आप ये राइट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कॉल राइट। ठीक है, अब यहाँ एक आपको एग्जांपल गिवन है किस चीज़ की है। यहाँ पर दो वैल्यूज स्टोर कराई हैं, जैसे आपने यहाँ अगर स्टार्टिंग से देखें तो इंक्लूड एयरवाइन 32 डॉट इंक्लूड आपने लाइब्रेरी को इंक्लूड करा दिया। फिर डॉट डेटा डॉट कोड सेगमेंट में आप डायरेक्ट आगे डॉट डेटा सेगमेंट नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वेरिएबल्स नहीं है जिसमें हम वैल्यूज इनिशियलाइज करा रहे हैं, हम डायरेक्ट आ गए डॉट कोड सेगमेंट। अब डॉट कोड सेगमेंट में आपने क्या करना है, आपने क्या, हम मेन प्रोसीजर। अच्छा, अगर आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने बेसिक कोई भी असेंबली का कोड करना है तो सबसे पहले तो आप ये एक स्ट्रक्चर बना लिया करें, उसके बाद उसमें जो भी कोड करना चाहें आप करें, जिसमें ये है आपके पास इंक्लूड उसके बाद डॉट डेटा सर आवाज चली गई। और डॉट कोड के बाद मेन प्रोसीजर। ठीक है, और एंड एग्जिट और मेन एंड प्रोसीजर और एंड मेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर
फिर आप लाजमी बना दें, जिसमें आपने लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी, ये लाजमी है। डॉट डेटा सेगमेंट, अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो आप उसको एम्प्टी छोड़ दें। डॉट कोड सेगमेंट के अंदर आप अपना सारा कोड करेंगे। वो किस तरह? डॉट कोड सेगमेंट और डॉट कोड के अंदर मेन प्रोसीजर को आप ओपन कर लेंगे और इसके अंदर मेन प्रोसीजर के अंदर आप अपना तमाम कोड करेंगे। ठीक है, डॉट कोड सेगमेंट और फिर मेन प्रोसीजर। अच्छा, और यहाँ पर आप करेंगे और उसके बाद उसको एग्जिट करके मेन एंड प्रोसीजर, यानी कि मेन प्रोसीजर को एंड किया और पूरे मेन को भी एंड कर दिया, एंड मेन। ठीक है, अब आपने जो भी कोड करना है वो यहाँ करना है, कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोड करता हूँ। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है ये। ठीक है, ये 3 लाइन हम सिर्फ कॉपी करते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, पहले मैं कमेंट्स को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये 3 लाइन आपके पास हैं। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रहा है। मूव क्या करेगा? EAX रजिस्टर कॉमा 10,000H। क्या बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, ये 10,000H जो है हेक्साडेसिमल, ये 40,000H हेक्साडेसिमल है। ठीक है, इसको कहाँ मूव करा दो? EAX रजिस्टर में। इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन करते हैं परफॉर्म। EAX में कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है तो आप क्या करेंगे? मूव EAX कॉमा और फिर आगे कॉमा के आगे वो वैल्यू। ठीक है, आपने वो वैल्यू दे दी। अब आप चाह रहे हैं कि कोई पहले से आपके पास सपोज वैल्यू रखी है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मूव EAX, पहले से आपके पास EBX में कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल का नेम भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू EAX में सेव हो जाएगी। सही है, तो आपने कॉमा के इस तरफ राइट हैंड पे जो भी वैल्यू लिखेंगे मूव इंस्ट्रक्शन में, वो कहाँ सेव हो जाएगी? इस वाले रजिस्टर। ये तो ये मूव EAX कॉमा 10,000, मतलब अब EAX में क्या है? 10,000H। फिर आपने क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया? ऐड EAX 40,000, यानी EAX में जो भी है उसमें क्या चीज़ ऐड कर दो? 40,000। पहले से क्या था? 10,000। तो ये ऐड का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगा। जब भी आपने एडिशन परफॉर्म करना हो तो आप ऐड का इस्तेमाल करें। सब्ट्रैक्शन के लिए सब इस्तेमाल होगा, SUB। डिवीजन के लिए डिव, मल्टीप्लाई के लिए मल। ठीक है, MUL। तो अब क्या होगा? ये इसके अंदर आ गया। अब आप इसे क्या किया? EAX में ऐड करा दिया 40,000, तो अब इसमें EAX में क्या आ गया? 40 प्लस 10,000 50,000। अब आपने क्या कहा? कॉल डंप रजिस्टर्स। डंप रजिस्टर क्या करेगा? आप चाहे तो सिर्फ, हाँ, हमने AHEL ये सब क्यों नहीं यूज़ किया? ये इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू है ये 32 बिट की वैल्यू है। AHEL ये किस तरीके से 32 बिट की है ये अभी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ये निबल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, निबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर आपकी ये जो एक, जैसे ये 1 है तो 1 जो है ये 4 बिट्स के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपको चले अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। आपकी जो एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा? 4 बिट्स यानी कि 0000, ये 4 बिट्स, ये एक निबल हो गई। ठीक है, फिर ये, अब ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कर रही है इस 1 को, जो आपने ये 10,000 है ना, तो इसमें से 1। ठीक है, फिर ये 0000, इसको ये क्या है? ये इस सेकंड वाला 0 है। ठीक है, फिर आपके पास 0000, ये नंबर सिस्टम में आप करते हैं ना, जब भी आप conversion करें, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? इस 0 को रिप्रेजेंट करें। फिर आपके पास क्या है? यहाँ पर इस 0 को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इस तरीके से सर करते आपकी करते आगे। वॉइस स्लो हो रही है, हाँ, कभी तेज हो रही है। इस तरीके से इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0 0। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 0। तो
अब ये जो आपका 10,000 था ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, कितनी निबल्स में, एक निबल, दूसरी निबल, तीसरी निबल, चौथी और पांचवी। ठीक है, अब ये एक निबल जो है ये कितने बिट्स की है हमारे पास? सर 20। आवाज नहीं आ रही। अभी आपको आवाज आ रही है? सर ये सर एकदम से कभी तेज कभी हो जाती स्लो। है और बिल्कुल आती ही नहीं है, मतलब आप बोलते रहते हो वो फिर स्किप हो रहा है बार बार। अभी आ जी रही है सर, आपको आवाज? आप बिल्कुल अभी ठीक है आ सर। रही है सर। अब यहाँ पर देखें कॉन्सेप्ट, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये होता है, वैसे तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले आपने सवाल पूछ लिया तो मैं आपको अभी ही समझा देता हूँ। ये अब यहाँ पर ये जीरो है, ये एक बिट है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, तो ये चार बिट्स मिलके एक निबल बनती है। अब एक निबल, अब आपने नंबर सिस्टम में देखा होगा, ये होता है 1 2 4 32, सही है। तो यहाँ पर अगर आपने ये चार में से चार जीरो है तो इस आपने यहाँ पर वन लिखे, क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऑन कर देंगे, ऐसा ही है। और आपने जीरो करना है तो आप उसको जीरो रहने देंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन होती है। तो यहाँ पर ये कितने निबल्स बन रहे हैं, एक निबल, दो, तीन, चार, पांच निबल्स का मतलब है 5 4 20। तो इसलिए 20 बिट्स बन रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए एच, क्योंकि वो ए एच ए एल 8 बिट का होता है, और ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स 16 बिट का होता है, तो 16 पे भी ये पूरा नहीं आना था, सही है। और 16 के बाद 32 का बिट हमारे पास रजिस्टर होता है, तो क्योंकि ये 20 बन रहा है, 4 5 20, तो इसलिए हमने 20 बिट्स का है ना ये नंबर, तो इसलिए हमने ये 32 बिट रजिस्टर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 16 और 32 की चॉइस होती है, तो 16 से बड़ा नंबर है तो फिर हम 32 लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? जी सर। तो इसी तरीके से, इसी बेसिस के ऊपर आप जो है चॉइस कर रहे होते हैं अपने रजिस्टर की। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो बस अब इसी तरीके से ये एडिशन का अगर हमने परफॉर्म करना है तो ऐड ई एक्स 40,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नो वॉइस सर, सबको वॉइस नहीं आ रही, तो कुल आरफीन कह रहे हैं नो वॉइस। सर काफी सर वो कट हो रही बीच है बीच में वॉइस। चली सर जाती है। एकदम से कट कट जाती काफी है। ज्यादा हो रही है। आई थिंक वो हेडफोन इशू कर रहा है। अभी बताएं, अभी आपको वॉइस क्लियर है? सर अभी शुरू में नहीं आ रही थी, अब एकदम से आई है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल डंप रजिस्टर, ठीक है। कॉल डंप रजिस्टर क्या करेगा, ये जैसे हमने राइट, अभी यहाँ पर क्या देखा, कॉल राइट इंटीजर, कॉल राइट बाइनरी। अब हम चाह रहे हैं कि हम जितने भी रजिस्टर हैं, जितने भी यूज हैं, सबकी वैल्यूज हमारे पास, अभी तो यहाँ सिर्फ ई एक्स यूज हुआ है ना, या ई बी एक्स यूज हुआ है, तो हम, मैं चाहूँ कि मैं सारे ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स सबकी वैल्यू शो करा दूँ, जिसमें से फिर मैं ई एक्स की वैल्यू को भी देख लूँ। तो मैं कहूँगा कॉल डंप रजिस्टर, यानी तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज को डंप करो, उसके बाद इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करूँगा। आप देखेंगे कि ये देखिए, ये तमाम रजिस्टर की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कौन सा रजिस्टर यूज किया है, ई ए एक्स रजिस्टर, ठीक है। ई ए एक्स के अंदर आप देखें तो क्या आ रहा है, 50,000, कैसे, 10,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 50,000, हमने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना, तो आ रहा है 50,000। बाकी के अंदर कुछ जंक वैल्यूज हैं, वो अभी आप छोड़ दो उनको, ठीक है। और ये कुछ फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखानी थी कि ये कोई भी वैल्यू ये एक रजिस्टर में मूव करानी है, स्टोर करनी है, तो आप इस तरह कर देंगे। और अच्छा, आप अगर चाहें तो डायरेक्ट आप उसको, आपने सपोज किया 10, ठीक है, और सर आपने यहाँ पर एक जी, क्वेश्चन है। सर आपने भी लिखा था ना कॉल डंप रजिस्टर, उससे सारे रजिस्टर कॉल करा दिए, तो जिस रजिस्टर में हमने वैल्यू सेव कराई थी वो उसने वो वाला क्यों नहीं कॉल कराया? हाँ, वो सर नहीं मूव वो वाला। नहीं, एक मिनट में आपको एक बात बताता हूँ। लास्ट
EAX रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की होगी ना, ये सीक्वेंस में चलता है। जब जैसे मैंने यहाँ पर, अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें, पहले तो हुआ, ठीक है, EAX में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं थी, यहाँ पर आ गई 10,000 एच, ठीक है। अब यही EAX है जो कि नीचे चला गया, ठीक है। ये EAX अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। जब हम EAX यूज करेंगे तो यही EAX रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड सर हो आवाज जाएगी नहीं आ वैल्यू रही सर। 10,000। सर बहुत वॉइस कट हो रही है। आवाज़ चली जाती है। अच्छा, तो मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि ये EAX रजिस्टर के अंदर वैल्यू है 10,000। जब आप ऐड करेंगे EAX में 40,000, तो अब EAX की वैल्यू अपडेट हो गई 10,000 से। 40,000 ऐड होने के बाद 50,000 ये अब अपडेट हो गई। अब EAX रजिस्टर की वैल्यू इस पूरे प्रोग्राम में करंट स्टेट पे क्या है, 50,000। तो जब आप डंप रजिस्टर करेंगे तो वो आपको 50,000 ही दिखाएगा, सही है। तो अगर आप मतलब सर हम जितने भी EX लेंगे रजिस्टर वो लास्ट अपडेटेड वैल्यू को ही दिखा रहा होगा बस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर आपने करना है, आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब आप मूव EAX 10,000, ठीक है, और कॉल डंप रजिस्टर करें, तो आप देखेंगे 10,000 ये आ गई 10,000। तो कोई भी रजिस्टर है उसमें आप जब अपडेट करते रहेंगे तो लास्ट टाइम जो आपने अपडेट की होगी वैल्यू ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या मूव करके, तो वो ही वैल्यू को वो शो करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डंप जी सर रजिस्टर्स का ओके। इस्तेमाल करें। आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ उसी रजिस्टर की वैल्यू पता लगे, EAX की सपोज, तो आप क्या करते हैं, मूव EAX को मटे दिया, इसका मतलब ये डेसिमल है, कोई रेजिक्स नहीं दिया। मैं कह देता हूँ कॉल राइट इंटीजर, ठीक है। और क्या आना चाहिए, 10, ये 10 आ गया। इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, ये CRLF जो है, ये न्यू लाइन ला रहा होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, +10, जो आपने इसमें स्टोर किया। अब किसी भी रजिस्टर में आपने कोई भी वैल्यू स्टोर की हुई है या ऐड सब्ट्रैक्ट की है, तो आपने प्रिंट कराना है। अब क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू थी या इंटीजर वैल्यू थी, तो मैंने क्या कहा, कॉल राइट इंटीजर, जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, कॉल राइट इंटीजर। बाइनरी वैल्यू होती तो आप करते हैं कॉल राइट बाइनरी, डेसिमल होती तो राइट डेसिमल, हेक्सा होती तो राइट हेक्सा। ये सिर्फ उस रजिस्टर की वैल्यू को, यानी कि EAX की रजिस्टर की वैल्यू को आपके पास शो करा देगा। आप चाह रहे हैं कि तमाम रजिस्टर्स की वजह, तो आप डंप रजिस्टर का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोड आपके पास सैम्पल गिवन था, जिसमें 10,000 H और 40,000 हेक्सा को ऐड कराया गया, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है लाइन बाय लाइन, अगर आप देखें तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इसमें क्या हो रहा है, कि प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन इंक्लूड इरवाइन 32 डॉट इंक्लूड, ये क्या कर रहा होता है, द इंक्लूड डायरेक्टिव कॉपीज नेसेसरी डेफिनेशन एंड सेटअप इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल नेम इरवाइन 32 डॉट इंक्लूड लोकेटेड इन द असेंबलर्स इंक्लूड डायरेक्टिव। ये क्या करता है, जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं जो कि हमें इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगी, ठीक है, उनको कॉपी कर लेता है आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। कहाँ से, आपने जो इरवाइन का अपने पास सी में सेव किया था, यहाँ पे फोल्डर, इसमें से इरवाइन 32 डॉट इंक्लूड होगी, इसमें इरवाइन 32 डॉट इंक्लूड का फाइल है, ये प्री डिफाइंड आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लेता है। सेकंड चीज़ क्या बताई हुई है, डॉट कोड क्या करता है, ये डायरेक्टिव है या सेगमेंट है। द डॉट कोड डायरेक्टिव मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ कोड सेगमेंट। ये इसमें आपको क्या बता रहा है कि ये अब हम कोड लिखने जा रहे हैं, कोड सेगमेंट है, वेयर ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम्स आर लोकेटेड, ठीक है। मेन प्रोसीजर आपको क्या बताता है, द मेन प्रोक डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द बिगनिंग ऑफ अ प्रोसीजर। ये आपको, अच्छा आगे चल के हम अपने प्रोसीजर्स भी बनाएंगे। यहाँ पर तो हम मेन प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे कुछ ऐसी लैब्स आएंगी जहाँ हम अपने प्रोसीजर्स भी बनाएंगे, अपने फंक्शंस भी बनाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर जो भी काम करना है आप मेन प्रोसीजर के अंदर ही करें, ठीक है। द नेम चूजिंग फॉर द प्रोसीजर इज ओनली इज इन अवर प्रोग्राम इज मेन, ठीक है।
अच्छा, फिर मूव EX 10,000H और में क्या हो रहा है, द मूव इंस्ट्रक्शन मूव्स या कॉपीज द इंटीजर 10,000H टू EX रजिस्टर. The first operand EX is called destination operand. The second operand is called the source. यानी कि जो ये EX है ये क्या कहलाता है, ये डेस्टिनेशन कहलाता है. कई जगहों पे मैं भी डेस्टिनेशन और सोर्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएं कि जो पहला लेफ्ट मोस्ट होता है ये डेस्टिनेशन होता है और ये सोर्स होता है. जब आप ऐड भी करते हैं तो क्या होता है, सोर्स जाके ऐड हो जाती है डेस्टिनेशन में, यानी कि 10,000H ऐड हो जाएगा डेस्टिनेशन यानी कि EAX रजिस्टर में. सही है. सर मेरा एक क्वेश्चन, मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर. मैं सर ये 10,000 हेक्सा है, लेकिन ये हेक्सा क्यों है? हेक्सा ये क्लियर नहीं हुआ. यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये हेक्सा इसको लिखा हुआ है. आप चाहे तो इसको एज अ डेसिमल भी कंसिडर कर सकते हैं, ये आपके मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है. अभी इसके अंदर एज सच कोई हेक्सा की मतलब आप कह रहे होंगे इतना इसमें ABCD कुछ भी नहीं है, तो आप ज़रूरी नहीं है इसको आप एज अ हेक्सा, क्योंकि हेक्सा डेसिमल के अंदर 1 0 ये तमाम भी वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, ये तमाम भी मतलब नंबर्स यूज हो रहे होते हैं 1 2 3, इसलिए इसको यहाँ पर हेक्सा H दिया हुआ है. आप चाहें तो इसको डेसिमल या फिर इंटीजर भी कंसिडर कर सकते हैं. ये आपके मैनुअल में गिवन है तो इसलिए मैंने भी चेंज नहीं किया. सर अगर मैं ये दूं ही ना तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो वो उसको एज अ डेसिमल कंसिडर कर लेगा. सही, ठीक है सर. ठीक है. अच्छा अच्छा, ये कमेंट देने का तरीका है, जैसे आप लोग बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हैश के साथ कमेंट देते हैं, कुछ में बैक स्लैश के साथ कमेंट देते हैं, कुछ में बैक स्लैश और स्टेरिक के साथ कमेंट देते हैं. तो असेंबली में कमेंट देने का तरीका है ये सेमी कॉलन. ठीक है, सेमी कॉलन के बाद आप जो भी लिखेंगे वो एक सिंगल लाइन कमेंट होगा. ठीक है. द कमेंट ऑन द राइट साइड शोज द एक्सपेक्टेड न्यू वैल्यू इन द EAX रजिस्टर. फिर फिफ्थ में क्या है, ऐड EAX 40,000, यानी ऐड में क्या बता रहा है, द ऐड इंस्ट्रक्शन एड्स 40,000 हेक्साडेसिमल टू EAX रजिस्टर. ठीक है. और अब लेटेस्ट EAX की क्या वैल्यू हो गई है, 10 और 40 50,000. ठीक है. अच्छा, ये लाइन तो इस्तेमाल हुई नहीं है हमारे पास. ठीक है. इसके बाद हमारे पास यूज हुई है कॉल डंप रजिस्टर. द कॉल स्टेटमेंट और द प्रोसीजर दैट डिस्प्लेज द करंट वैल्यू ऑफ द CPU. ठीक है. अब करंट हमारे पास CPU पे जो स्टेट है उसमें जितने भी रजिस्टर्स की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी फ्लैग्स की वैल्यूज हैं, उन तमाम को वो डंप कर देगा. दिस इज अ यूजफुल वे टू वेरीफाई दैट अ प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली. अब वैसे भी आपका प्रोग्राम सही चल रहा है, यानी आप कॉल डंप रजिस्टर्स के थ्रू यूज करके देख सकते हैं. फिर मेन एंड प्रोसीजर, द एग्जिट स्टेटमेंट इनडायरेक्टली कॉल्स अ प्री डिफाइंड. अच्छा, इसको आप सारी चीज़ बताइए कि ये किस तरीके से आपके प्रोग्राम को एंड कर देता है. ठीक है. फिर एंड में द एंड डायरेक्टिव marks the last line of the program to be assembled. It identifies the name of the program's startup procedure, the procedure that starts the program execution. ठीक है. जैसे आपने एंड मेन स्टार्ट किया था तो आपने एंड मेन भी कर दिया. ठीक है. तो ये आपको पूरा इसको समझने डायसेक्ट करके इस छोटे से प्रोग्राम को बताया गया इस एग्जाम्पल के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे आपने एक दो चीज़ें और भी देख ली. वो क्या, ऐड किस तरह करते हैं. जिस तरह आप ऐड कर रहे हैं इसी तरह आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. आप चाहें तो आप यहाँ पे क्या करते हैं सर, उसमें एक हेडिंग आप रिपीट कर देंगे, पहली वाली, वो समझ नहीं आई. पहली बारी तो ये आपको इंक्लूड इरवाइन 32, ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि इंक्लूड आपके पास एक फंक्शन का नाम है, यानी आपने कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करानी हो तो आप इंक्लूड का कीवर्ड देंगे और लाइब्रेरी का नाम क्या है, irvine32.include. जो आप लोगों ने कल इरवाइन की लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, जो मैंने आपको लिंक दिया था, उस इरवाइन की लाइब्रेरी में आप जाके देखेंगे तो एक लाइब्रेरी है irvine32.include, इसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा रहे हैं. तो उसके लिए सिर्फ आप क्या करते हैं, irvine32 इंक्लूड irvine32.inc. ठीक है. इससे क्या होगा कि जितनी भी नेसेसरी डेफिनेशन या फिर फंक्शन हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मूव का इंस्ट्रक्शन है या कॉल डंप रजिस्टर्स है, ये तमाम आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके पास irvine32 की लाइब्रेरी से आ रहे हैं. ये लाइब्रेरी आपको ये सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो ये आपने हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ज़रूर
लिख दें, ठीक है। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अब हम जिस तरह ऐड करा रहे थे हम चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैं ये कहूँ कि मूव EX, 10 ठीक है। मैंने कहा मूव EX, 10 और सब EX, 4। तो सब से क्या होगा कि EX में पहले क्या वैल्यू थी 10, होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 6। अच्छा, इसको हमने राइट भी करवाना है तो हम क्या करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे अगर हम सिर्फ इसको चला देंगे कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन हम आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट पे इस EX की वैल्यू को, करंट वैल्यू को शो कराने के लिए आपने क्या करना है, और राइट, ठीक है, क्या गया +6, ठीक है। 6 तो यहाँ कहीं भी नहीं है ना, 10 था पहले, आपने सब्ट्रैक्ट किया EX में से 4, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मूव EBX, 4 और सब EX, इस तरह से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। क्या मूव EX, 10 मूव EBX, 4। अब EX में क्या है 10, EBX में है 4 और सब्ट्रैक्ट इसको करा दिया आपने EX, EBX को, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखें तब भी आपके पास 6 आएगा, ठीक है। तो आप दो वेरिएबल्स को आपस में भी सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐड कराया वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मैं डिवीजन परफॉर्म करूं तो डिवीजन के लिए क्या है आपके पास, अब डिवीजन में एक चीज़ आपके पास आती है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता है उसके अंदर कोई कैरी परफॉर्म नहीं हो रही होती, लेकिन जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में कैरी भी आ रही होती है, रिमाइंडर भी आ रहा होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है हमारे पास डिवीजन करते वक्त वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है कहाँ पर, EDX रजिस्टर, ठीक है। तो EDX को हमें पहले जब भी डिवीजन करना होगा, डिवीजन करने के लिए EDX रजिस्टर को एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है। और एम्प्टी करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें आपने जैसे डंप रजिस्टर करते हुए देखा कि कुछ गार्बेज वैल्यूज थी, तो उसको एम्प्टी करने के लिए आप करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी EDX में जो भी वैल्यू है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट EDX, EDX, यानी EDX में से EDX को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो एम्प्टी हो जाएगा, फिर आप डिवीजन परफॉर्म कर लें, ठीक है। अब आप यहाँ पर सपोज मैं आपको एक टास्क करके दिखा देता हूँ। सपोज आपको दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है आपस में, तो आप क्या करेंगे, आप कहें भाई मूव EAX, 25, ठीक है, या फिर 20, फिर आपने कहा मूव EBX, 5, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। और इसके बाद आपने कहा, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि EDX रजिस्टर क्योंकि यूज़ हो रहा होता है, हमें EDX रजिस्टर को एम्प्टी करना पड़ता है ताकि वो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो और उसके अंदर अच्छा कोशेंट और रिमाइंडर होता है, तो मेरे ख्याल से हाँ, जो आपका रिमाइंडर होता है वो जाके EDX में सेव हो जाता है, सही है। तो आप उसको एम्प्टी करने के लिए क्या करेंगे, सब जब भी आपने डिवीजन परफॉर्म करना हो आप करेंगे सब EDX का रजिस्टर EDX, ये क्या करेगा, EDX में से EDX को माइनस करेगा तो EDX एम्प्टी हो जाएगा। अब आप उसको आपने अगर कोशेंट या रिमाइंडर में से जो भी चीज़ का इस्तेमाल करना है वो आप कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डिव, यानी कि डिवाइड करने के लिए डिव EBX। अब डिव EBX से क्या होगा, EBX में आपके पास क्या था 5, डिव EBX क्या करेगा, EBX से पहले जो भी EX की वैल्यू है उससे उसको डिवाइड कर देगा, सही है।
यानी कि div EBX क्या करेगा कि ये EAX में क्या है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5। आपको यहाँ पर डिवीजन में बताने की जरूरत नहीं है कि आप कॉमा EAX, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली यही करेगा कि इससे पहले जो भी EAX की वैल्यू होगी या इससे पहले जो भी EAX यूज हुआ होगा उससे इसको डिवाइड कर देगा। आप देखें आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या आना चाहिए 4। राइट नहीं किया, सिर्फ डिवाइड कर दिया। और एक और बात कि जब आपके पास ये वैल्यू div EBX करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 स्टोर कहाँ होगा, 4 जाके स्टोर भी EAX में ही होगा। सही है, तो आप क्या कहेंगे कॉल राइट, ठीक है, या फिर राइट इंटीजर कर दें कॉल CRLF ताकि आपकी लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, बाकी ये एग्जिट तो हो जाए। फिर आपने इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया, ये देखिए 4 आ गया। सही है, सर अगर मैंने सी किया हुआ है EXC है और ऊपर बी EXB भी है और EXA भी है, तो फिर वो क्या करेगा, तीनों को करता हुआ आएगा? समझ नहीं, EXA सर मूव ECB और उसको मैं 4 कर दूं, ECB और डिव ECB तो हमारे पास कोई है ही नहीं रजिस्टर। EAX है, EBX है, ECX है और EDX। ECX की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ECX को क्या करना है, ECX में मूव ECX 4 दे दूं सर, और देखिए फिर मैं डिवा आप जो है ECX EDX ये तमाम रजिस्टर्स को भी ये एडिशन परफॉर्म और इनमें परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ये है कि आप एक्यूमुलेटर यानी कि EAX AX AH AL को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ गार्बेज वैल्यूज होती हैं और कुछ आपकी काउंटर की वैल्यूज होती हैं वो ECX वगैरह में स्टोर होती है। तो गुड प्रैक्टिस यही है कि आप EAX को ही इस्तेमाल करें। लेकिन जब EAX आपके पास जाहिर है अच्छा, ये आप ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे कि मैं EAX है दूसरा रजिस्टर में AH या AL यूज करूँ, यस सर। ऐसा आप नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपके पास दोनों रजिस्टर जो आप करें, जैसे यहाँ पे EAX है और यहाँ EBX है, तो आप या सब ट्रैक कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं डिवीजन कर रहे हैं, तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, यानी दोनों 32 बिट रजिस्टर होने चाहिए। एक 32 बिट या एक वो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके सर। जब इसको रन किया तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हो गया। सही है, इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, आप क्या करेंगे, सपोज आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो सपोज मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ और उस इक्वेशन को हमने परफॉर्म करना है, क्या करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास है 5 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 - 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये अगर मुझे आपको दे दिया जाए कि इसको आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, इसमें एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको मैंने बताया कि डिवीजन करना है या फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में आपने क्या करना है, एक जब भी आपने डिवीजन करना है तो डिवीजन में आपने EDX तक EDX लाजमी करना है। अब यहाँ पर खैर डिवीजन परफॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पर आपके पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप क्या करेंगे, आप सपोज एक वेरिएबल ले लें EAX, मूव EAX, 5। ठीक है, ऐसे ही है। अब आपने ये दोनों को एडिशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, एडिशन करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आपने दोनों को एक एक वेरिएबल एक एक रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया, मूव EAX, 5, मूव EBX, 2। ठीक है, अब आपने ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड EAX, EBX। ठीक है,
सर हम वेरिएबल्स को डेटा में स्टोर नहीं करा सकते, समझ नहीं है। ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हम ये डाटा की वैल्यू को स्टोर कर